गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 9 प्रकाश। आज हम प्रकाश पढ़ेंगे। तो प्रकाश के बारे में आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। प्रकाश, अगर इस रूम में बिल्कुल अंधेरा हो तो क्या मैं आपको दिखाई दूंगी? नहीं। प्रकाश है तो मैं आपको दिखाई दे रही हूं। तो प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम करता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो अंधेरे में हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश, जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है, जो हमें प्राप्त होता है, तो हमें मोमबत्ती, दिए, ट्यूबलाइट इनसे प्राप्त होता है। लेकिन जो मुख्य प्रकाश का स्रोत है पृथ्वी पर वह है सूर्य। तो सूर्य के कारण ही हमारी पूरी पृथ्वी जगमगाती है। यानी कि दिन में हम सूर्य के प्रकाश के कारण देख पाते हैं और रात में चांदनी रात हो, चांद हो तो हम देख पाते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है और रात को हम स्पष्ट ज्यादा नहीं देख पाते। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है और ऊर्जा के विभिन्न रूप थे। तो उनमें से एक रूप है प्रकाश। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश जैसे इधर की साइड से, इस साइड से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश सीधा आ रहा है और सीधा आने पर पीछे छाया बनती है। तो आपने देखा होगा कि जब सूरज की धूप में आप जाते हैं तो आपको अपनी छाया दिखाई देती है। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के लिए जैसे कि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकता है प्रकाश। लेकिन अगर निर्वात हो तो निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। निर्वात क्या है? अगर एक रूम है, जैसे ये पूरा कमरा है और इस कमरे में से हम अगर सभी गैस, धूल कण, हवा सब कुछ निकाल दें, कुछ नहीं रहे, तो उसमें ना तो हवा है, ना गैस है, ना कण है, कुछ भी नहीं होंगे, तो वह कहलाएगा निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। तो निर्वात के अंदर प्रकाश जिस स्पीड से, जिस वेग से गति करता है उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम प्रकाश से रिलेटेड कुछ बिंदु डिस्कस करेंगे। पहले प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। सहायता करता है। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। और भी अन्य स्रोत हैं, लेकिन पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात में भी गमन करता है। अर्थात इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है,
कि ठोस है, द्रव है। जहां माध्यम नहीं है, बिल्कुल निर्वात है, वहां पर भी प्रकाश गमन करेगा। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश का देखिए, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता, वहां पर निर्वात होता है, तो वहां पर प्रकाश का वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस स्पीड से प्रकाश गति करता है, और हम साधारणतः हवा में भी प्रकाश के वेग को यही मान लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक डी ब्रॉगली वैज्ञानिक थे, डी ब्रॉगली, तो उन्होंने कहा कि प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करेगा और तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा। तो उन्होंने, डी ब्रॉगली ने, प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया था। डी ब्रॉगली ने प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया। क्या है कि कभी तो तरंग की तरह गति करता है प्रकाश और कभी कण की तरह। तो लिखेंगे हम, प्रकाश कभी तरंग तथा कभी कण की भांति व्यवहार करता है। तो बच्चों, ये प्रकाश के कुछ गुण हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं। तो आप देखिए इन्हें। नोट डाउन कर लीजिए। प्रकाश का मुख्य स्रोत। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बताते हैं। अभी एक बिंदु आया था माध्यम, ठीक है, कि माध्यम प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात में भी गमन करता है। तो ये ठोस, द्रव, गैस, ये है माध्यम। देखो, आपने अवस्थाएं पढ़ी होंगी 10th क्लास में, ठोस, द्रव और गैस, और इन्हें हम माध्यम भी कह देते हैं। तो माध्यम जिनमें कोई गति करता है वह माध्यम होता है, और माध्यम 3 होते हैं। तीन माध्यम हैं, ठोस, द्रव व गैस। अगर हम ठोस का उदाहरण लेकर चले तो बता सकते हैं, जैसे कि कांच, द्रव पानी और गैस हवा। ये 3 माध्यम हैं, कांच, पानी और हवा। कणों की व्यवस्था, कि कण किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, कणों की व्यवस्था के आधार पर माध्यम और 2 प्रकार का होता है। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर
देखिए, अगर कण बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास, एकदम पास, जब कण बिल्कुल पास पास होते हैं तो ऐसे माध्यम को बोलते हैं सघन। और कण अगर दूर दूर हैं, थोड़े दूर हैं पहले वाले की तुलना में, तो वह माध्यम होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम, दो माध्यम हो गए कणों की व्यवस्था के आधार पर। अगर हम ठोस, द्रव और गैस की तुलना करें तो इनका कंपैरिजन करें तो हम बताएंगे कि कौन सा किसकी तुलना में सरल होगा और कौन सघन होगा और विरल होगा। तो देखिए, अगर हम यहां पर लिखें पानी और हवा, तो आप देखते हैं पानी में कण पास पास होते हैं, हवा में कण दूर दूर होते हैं, और इन दोनों की हम कंपैरिजन करें तो जिसमें दूर है वो तो होगा विरल, और जिसमें कण पास पास हैं वो होंगे सघन। तो अगर हम पानी और हवा को देखें तो आप बताइए बच्चों, कौन सा सघन है और कौन सा विरल? पानी में कण पास पास है, हवा में कण दूर दूर है एक दूसरे की तुलना करने पर, तो जिसमें पास है उसे क्या कहेंगे हम? सघन, और जिसमें दूर है उसे क्या कहेंगे हम? विरल। तो इसमें पास पास है तो पानी कैसा माध्यम हो गया? विरल। और ये क्या है बच्चों, पानी विरल है? नहीं, पानी में कण पास पास है इसलिए पानी कैसा है? सघन, हवा की तुलना में। और हवा कैसा है? विरल। तो आप देखते हैं कि पानी में कण पास पास है और हवा में कण दूर दूर है, तो इसलिए पानी कैसा है? सघन, और हवा कैसा है? विरल। अब हम नेक्स्ट तुलना करते हैं कांच और पानी की। इसको अलग से तुलना करते हैं बच्चों। एक बार आप कुछ उतारना चाहते हैं तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो तुलना करने पर हमने माध्यमों की सघन और विरल बताया कि ये सघन होंगे और ये विरल होंगे। अब हम पानी और हवा की तुलना कर चुके हैं, तो पानी कैसा है? सघन, और हवा कैसी है? विरल। अब हम कांच और पानी की तुलना करें। कांच कैसी अवस्था है? ठोस। पानी कैसी है? द्रव। ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं और द्रव में कण थोड़े दूर होते हैं उसकी तुलना में। तो हम इन दोनों की तुलना करें तो कांच आएगा हमारा सघन और पानी आएगा हमारा विरल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सघन और विरल माध्यम बताया। ये सघन और विरल माध्यम आगे अभी आवश्यकता पड़ेगी हमें, इसी समझाना आपको जरूरी था। अब हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश कई घटनाएं प्रदर्शित करता है। प्रकाश जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारी घटनाएं प्रदर्शित करता है। तो अब हमारा टॉपिक लेते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। आप नहाते हैं, तैयार होते हैं और अपने आप को किस में देखते हैं? दर्पण में, शीशे में, कि भाई मैं कैसा लग रहा हूं, है ना? कहीं मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, सब किस में देखते हैं आप? दर्पण में। आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं। आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं और दर्पण में आप अपने आप को देखते हैं। तो आपसे किरणें निकलती हैं प्रकाश की। हर वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और आपसे निकली हुई किरणें कहां टकराती हैं? दर्पण पे। और दर्पण पे टकराने के बाद आपके आंखों में आपका प्रतिबिंब आता है। वो कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये हम देखते हैं।
दर्पण एक कांच होता है, साधारण कांच होता है, जिसके ऊपर चांदी की या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी जाती है। इस पर लेयर चढ़ा दी जाती है, या तो चांदी की या फिर एल्यूमिनियम की, और उसके ऊपर भी जिंक ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। कभी आप कांच को देखें तो पीछे से देखना उसको और थोड़ा खुरचने का प्रयास करना। तो आप पीछे देखते हैं, पहले तो वो ग्रे कलर की एक परत होगी, या ग्रे नहीं तो किसी के में रेड भी होती है, मैरून भी होती है। उसको खुरचेंगे तो नीचे से आपको चमकीला सा पदार्थ नजर आएगा। वो चमकीला सा जो पदार्थ होता है वही होती है चांदी या एल्यूमिनियम की परत, और ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो होती है जिंक ऑक्साइड की। तो दर्पण में क्या होता है कि चांदी की पॉलिश के ऊपर जिंक ऑक्साइड चढ़ाई, और ये ऊपर क्या दर्पण आ गया जिसमें कि हम चेहरा देखते हैं और पीछे वो परत है। तो हमने क्या किया, एक दर्पण लिया, एक दर्पण लिया और इस दर्पण को नाम दे देते हैं ABCD। दर्पण बना किसका है बच्चों? कांच का। तो ये क्या है? कांच। और ये कहां रखा हुआ है दर्पण? बाहर। कहां पे रखा है? हवा में। तो आप देखते हो कि एक माध्यम तो हवा है और दूसरा माध्यम कांच है। अब हमने क्या किया, देखिए, जैसे कि हम कोई ये रजिस्टर लेते हैं इस तरीके से, और ये हमारा एक बिल्कुल इस तरीके से सतह, अगर ऐसे देखें तो इस तरीके से है, और अगर इसको इस तरीके से देखें तो ये हमारा एक रजिस्टर है। अब हमने क्या किया, इस रजिस्टर की इस सतह पर ये एक, ठीक है, डस्टर खड़ा किया है। तो हम एक ये सतह मान लिए और इस पर ये डस्टर लंबवत खड़ा हुआ है। तो हमने एक ये लंबवत रेखा मान ली कि एक ये लंबवत रेखा है। अब प्रकाश की कोई किरण आती है, देखिए, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है और ये इस साइड से आती है, और ये देखिए पूरी की पूरी एक सतह है, और सतह पर ये क्या है? लंबवत रेखा है, और इस लंबवत रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब देखिए, प्रकाश की ये किरण आती है, इसको हम प्रकाश की किरण मान लेते हैं। ये प्रकाश की किरण इधर से आई, ये आ रही है, यहां पर ये टकराती है। ठीक है बच्चों, टकराने के बाद अब आप देखते हो बाहर तो क्या है? हवा, और इसको हम मान लेते हैं कांच है। तो यहां पर क्या है? ये कांच, और बाहर क्या है? हवा। तो यहां पर ये हवा थी और ये कांच था। पहला माध्यम कौन है? हवा। दूसरा माध्यम कौन है? कांच। तो जब प्रकाश की किरण आती है, हवा से कहां आ रही है? कांच में आ रही है, दर्पण पे आ रही है, तो यहां टकराती है। तो जहां पर ये दोनों माध्यम हवा और कांच पृथक होते हैं, इसे हम कहते हैं पृथककारी तल। तो हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए, ये हमारा, जैसे कि अभी हमने रजिस्टर में बताया था, ये हमारा तल था, और इस तल के लंबवत हमने एक रेखा की कल्पना कर ली, और इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। इस रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब। इस अभिलंब का नाम दे देते हैं MN। अब प्रकाश की कोई किरण, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था, प्रकाश की कोई किरण आ रही है अभिलंब से कोण बनाते हुए, अभिलंब है, और इससे कोण बनाते हुए प्रकाश की ये किरण आई है, और ये किरण यहां पर टकराती है। यहां पर देखिए, ये वाली जो सतह है वह हवा और कांच को पृथक कर रही है। पूरी की पूरी सतह क्या कर रही है? हवा और कांच को पृथक कर रही है। जो सतह हवा और कांच को पृथक करती है, इसको हम बोल देते हैं पृथककारी तल। इसको हमने बोला पृथककारी तल। ठीक है बच्चों?
ये है बच्चों पृथककारी तल। बच्चों अभी समय हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और आपको इसको डिटेल में समझाते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं आपके लिए। तो अभी हम समझा रहे थे आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो हमने एक डायग्राम बनाया था और डायग्राम में हमने ये एक कांच यानी कि एक दर्पण लिया था और दर्पण मैंने आपको बता ही दिया क्या था कि कांच होता है प्लेन, उस पर क्या करते हैं, चांदी की पॉलिश करते हैं, चांदी के ऊपर दूसरी पॉलिश करते हैं जिंक ऑक्साइड की, और दूसरी तरफ हम प्रतिबिंब देख पाते हैं और उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। तो ये हमने एक पूरा का पूरा ABCD एक परावर्तक लिया है। इस पूरे के पूरे को बोल सकते हैं हम परावर्तक। तो अभी हम बता रहे थे कि ये हवा है और ये कांच है, दो अलग अलग माध्यम हैं। हवा कैसा माध्यम है बच्चों, अभी समझाया था, विरल माध्यम, इन दोनों की तुलना करें तो। और कांच कैसा माध्यम है बच्चों, सघन माध्यम, कण पास पास है। और हमने बताया कि जहां पर हवा और कांच अलग अलग होते हैं उस तल को पृथककारी तल कहते हैं। ये प्रकाश की कोई किरण आकर इस परावर्तक सतह पर गिरती है और जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर गिरती है उस किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण, इस किरण का नाम भी देते हैं बच्चों PQ। प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से यानी कि हवा से दूसरे माध्यम में आती है, एक माध्यम हवा था, दूसरे माध्यम कांच में आ रही है, दूसरे माध्यम में आती है तो पृथककारी तल पर, ये पृथककारी तल पर है, टकराती है, टकराई है ये, और टकराकर पुनः उसी माध्यम में यानी कि हवा में पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो उतना ही कोण बनाते हुए यह उसी माध्यम में यानी कि हवा में ही लौट गई और इसको नाम रख देते हैं हम R। तीर का निशान आप ध्यान रखेंगे, देखिए बच्चों, प्रकाश की किरण आती है PQ, टकराती है कहां पर, पृथककारी तल पर या परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में यानी कि हवा में वापस लौट जाती है। और वापस लौटना कि एक माध्यम में थी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराई, लेकिन टकराकर पुनः वापस लौट जाना, प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। तो वापस लौटी है जो किरण, उस किरण को कह देते हैं हम परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम कोण I, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम परावर्तन कोण R कहते हैं। तो यहां पर कोण I क्या है बच्चों, आपतन कोण, और कोण R क्या है बच्चों, कोण। आप एक बार ये डायग्राम बना लीजिए बच्चों, फिर हम परावर्तन की परिभाषा लिखवाते हैं।
तो आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। पहले हम परिभाषा दोबारा से बोलकर बता देते हैं। प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से यानी कि हवा से दूसरे माध्यम में आती है तो पृथककारी तल पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आ रहा है आपको समझ में? तो अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसकी परिभाषा बता रहे हो? प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। शर्त क्या है? परावर्तक सतह होनी चाहिए। परावर्तक यानी कि दर्पण। परावर्तक सतह आवश्यक, तभी परावर्तन होगा। परावर्तक सतह आवश्यक है तो परावर्तन तभी होगा। अब वो परावर्तक सतह की तरह कोई भी काम कर सकता है, तो जब परावर्तक सतह होगी तो ठोस द्रव गैस कोई भी क्या कर सकता है? परावर्तक सतह का कार्य कर सकता है, तो ये आवश्यक है। अब हम देखें, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें परावर्तक सतह के लिए कौन था? परावर्तक की तरह कौन काम कर रहे थे? ए, बी, सी, डी। और आपतित किरण जो सतह पर गिर रही थी वो कौन थी? पी, क्यू। अभिलंब कौन था बच्चों? एम, एन। अभिलंब कौन था बच्चों? एम, एन। ठीक है, ये बी थोड़ा सही दिखाई दे रहा है, सही लिख देते हैं। ए, बी, सी, डी। तो अभिलंब है एम, एन। और परावर्तित किरण कौन है बच्चों? क्यू, आर। यहां पर डायग्राम में देखें तो परावर्तित किरण है क्यू, आर। अब यहां पर कोण आई या कौन सा कोण बन रहा है बच्चों? पी, एन, एम। पी, एन, एम। और इसको हमने क्या बताया? आपतन कोण। आपतन
कोण, और यहां पर कोण R, और कोण R कौन सा है बच्चों? RNM, RNM, और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। तो दिखाई दे रहा है आपको? परिभाषा बताइए। प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, दूसरे माध्यम में आती है, तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। शर्त क्या बताई है? परावर्तक सतह का होना। अब यहां पर परावर्तक सतह की तरह कौन काम कर रहा है? ABCD, चित्र में कर रहा था ना, ABCD, देखिए ABCD। और देखिए बच्चों आगे अभिलंब, अभिलंब कौन सा है? MN। इसके बाद देखिए बच्चों आपतित किरण, प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है वो कौन सी है? PQ। वापस परावर्तित हो रही है वो कौन सी है? QR। कोण I, कोण I, देखिए बच्चों इसे क्या कहेंगे हम? आपतन कोण। कोण R, इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना कि प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आज आपने प्रकाश के परावर्तन के बारे में डायग्राम सहित, परिभाषा सहित समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट बताएंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम मैं लिखूंगी नेक्स्ट टर्न पे, लेकिन आप समझ लीजिए। ये कौन है? आपतित किरण, ये कौन है? अभिलंब, और ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, देखो जब ये बोर्ड में आ सकते हैं तो इनको कहेंगे एक ही तल में। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए कोण I और कोण R, ये कोण I का मान कोण R के मान के बराबर होगा सदैव, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो बच्चों आज हमने प्रकाश की घटना पढ़ी है, कौन सी? परावर्तन। नेक्स्ट टर्न पर आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय।